हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो ESO 16 के कुछ बचे हुए जो एक दो प्रश्न है उनके ऊपर है कि मलिन बस्ती क्या है। भारत में मलिन बस्ती के उद्भव के क्या कारण होते हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। मलिन बस्ती का मतलब हो गया जो हमारे जो स्लम होते हैं ना, जो झोपड़पट्टी वाले इलाके होते हैं, तो वो ही मलिन बस्तियां कहलाती हैं। भारत सरकार द्वारा मलिन बस्ती यानी कि झोपड़पट्टी की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। यानी कि झोपड़पट्टी या मलिन बस्ती किसे कहा गया, वो इसकी परिभाषा है। झोपड़पट्टी क्षेत्र का अर्थ है किसी ऐसे क्षेत्र से है, झोपड़पट्टी का अर्थ जहां ऐसे आवासों की बहुलता हो जो कि जर्जरित यानी कि टूटा फूटा, भीड़ भाड़ युक्त, गलत व्यवस्था व गलत नक्शे से बने हो, तथा जहां पर गलियों की तंग व गलत व्यवस्था हो, जहां पर हवा व रोशनदान का अभाव हो, वहां पे गंदे पानी के निकास के लिए गटर का अभाव हो, खाली जगह व सामुदायिक सुविधाओं की अपर्याप्तता हो, अथवा इन सभी का एक मिलाजुला स्वरूप हो जो कि लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य अथवा नैतिकता के लिए हानिकारक हो, तो वो जगह जो होती है वो गंदी बस्ती या फिर जो स्लम है वो कहलाता है। ये जो मलिन बस्तियां हैं, इन मलिन बस्तियों को कुछ और नामों से भी जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम होते हैं, जैसे अभिशप्त इलाका, खराब इलाका, दयनीय इलाका, गंदा इलाका या निम्न आय वर्ग के समूह का पड़ोस, तो ये इन्हें कहा जाता है। और भारत में कुछ लोकल लैंग्वेज में इनको क्या कहते हैं, चौल कहते हैं, झोपड़पट्टी, झुग्गी झोपड़ियां, झुग्गी बस्ती, मलिन बस्ती, इन नामों से पुकारा जाता है। माइकल हैरीगटन का कहना है, ये एक विद्वान थे जिनका नाम है माइकल हैरीगटन। इनका कहना है कि तेज गति के औद्योगिक नगरीय विकास के सम्मुख अमेरिका जैसे विकसित प्रौद्योगिकी वाले देशों में ऐसी झुग्गी झोपड़ियां दूसरा अमेरिका है। यानी कि एक तो जो विकसित अमेरिका है वो है, और दूसरे अमेरिका के रूप में ये झुग्गी झोपड़ियां बस रही हैं। तो ये माइकल हैरीगटन ने कहा है जो मलिन बस्ती है, झुग्गी झोपड़ियों के बारे में। वैसे तो ये अपर्याप्त जन सुविधाओं के साथ घने भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र होते हैं, परंतु फिर भी ये नगर में इन जो बस्तियों का अस्तित्व जो है वो गरीब है, रोजगार के लिए तलाश करने वाले जो लोग हैं ना, जो नए नए आते हैं, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं होता, उन निराश्रित लोगों के लिए ये जो मलिन बस्तियां होते हैं ये एक वरदान साबित होता है। ये जो लोग होते हैं ये दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले, रेहड़ी वाले, फेरी वाले, ठेले खोमचे वाले, या फिर जो थड़ी चलाते हैं छोटी दुकानों वाले, तो ये लोग होते हैं। तो इनके लिए जो मलिन बस्तियां होते हैं वो एक वरदान के समान होते हैं, क्योंकि देखो ज़्यादा उनके पास पैसा नहीं होता। तो अब वो वहाँ पे वैसी बस्तियों में रहेंगे तो वहाँ पे उन लोगों को जो खर्च करना है तो वो इतना खर्च करना नहीं पड़ेगा, तो वो वहाँ पे उन लोगों के लिए इसीलिए वो वरदान साबित होती है। और सबसे अच्छी व बड़ी बात यह है कि इन बस्तियों में सभी धर्म मजहबों के लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि ये हमारा समूह है, ये हिंदुओं का समूह है, सिखों का समूह, मुस्लिम का समूह, ऐसा नहीं है। जो जरूरतमंद होता है, जो उस इलाके में गरीब होता रहना है, तो वो सब लोग मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। नए प्रव्रजकों को नगर में की सामान्य धारा से जोड़ने के लिए इन मलिन बस्तियों की प्रमुख भूमिका होती है। यानी कि जो नए लोग आते हैं तो वो एकदम नई नई जो सामाजिक धारा होती है उसमें एकदम से एडजस्ट थोड़ी हो पाते हैं, उनके पास पैसे की कमी रहेगी। तो अब जैसे आपने देखा होगा नगरों में एक कमरा है, उसका किराया 5,000 रुपये। तो अब कोई नया बंदा आएगा जिसके पास कुछ काम भी नहीं है, जो दिहाड़ी मजदूरी भी करने का काम करेगा, मान लो आ गया, तो वो 5,000 रुपये महीना कहाँ से लाएगा, जब 5,000 रुपये पर मंथ उसकी खुद की इनकम ही नहीं होगी तो रेंट कहाँ से दे पाएगा। तो वो ऐसी जगह तलाशेगा ना जहाँ पे 200, 400, 500 हज़ार रुपये में काम हो जाए। तो ये उसका काम मलिन बस्तियों में पूरा हो सकता है, ये उसकी इच्छा। जो मलिन बस्तियां होते हैं इनको मुख्यतः 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ये कौन कौन सी होते हैं, पुराने घर व चौल जो कि समय के बहाव के साथ जर्जरित व दुर्दशा में आ गए, यानी कि जो बहुत पुराने घर होते हैं, चौल जो कि जर्जर हो गई हैं, तो वो मलिन बस्तियां होती हैं। ये मलिन बस्तियां जो खराब व अनुपयुक्त घर वाली होती हैं, परंतु मिलों के पास गैर कानूनी रूप से निर्मित की जाती हैं। ऐसी मलिन बस्तियां जो नगर के विभिन्न स्थानों पर गैर कानूनी ढंग से कब्जा करके उस भूमि पर अवैध रूप से बना ली जाती है। यानी कि जो झोपड़पट्टी डाल ली जाती है ना सड़क के किनारे, वो वाली। मलिन बस्तियों के पनपने के क्या कारण है, यानी कि मलिन बस्तियां किस लिए बढ़ती हैं।
मलिन बस्तियां जो है वो पनपने के अनेक कारण हैं। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स न्यू दिल्ली ने कहा है कि इन बस्तियों के पनपने के जो कारण है वे हैं नगर की जनसंख्या की गतिशीलता जो रोजगार देने के लिए क्षमता युक्त है, इसलिए ग्रामीण इलाकों में यह लोगों को आकर्षित करते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या शहरों में लोगों को ऐसे लगता है ना कि गाँव के लोगों को ऐसे लगता है कि शहर में जाएंगे तो कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा, सब्जी बेचने का ही, रेहड़ी भी चला लेंगे तो हम अपनी आजीविका चला सकते हैं। तो ये चीज़ लोगों को आकर्षित करती है और लोग वहाँ आके बसने लग जाते हैं। अब वहाँ बसेंगे, जगह तो है नहीं, तो वो जगह नहीं और आय भी इतनी नहीं है, तो वो लोग झुग्गी जो झोपड़ियाँ होती है वो फिर इस वजह से ही वो झुग्गी झोपड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। आवासों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने में नगर की अक्षमता और प्रवर्तमान नगर भूमि नीति जो भूमि बाजार में गरीबों की पहुंच को असंभव बनाती है। अब आवासों की बढ़ती हुई मांग का मतलब हो गया कि लोग आके बसे जा रहे हैं, लेकिन जगह तो इतनी है ही नहीं, कहाँ से रहें, और इतनी महंगी ज़मीनें कहाँ से रहें, तो नगर अक्षम है ऐसे लोगों को आवास देने के लिए। तो फिर ये लोग खुद से झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण कर लेते हैं। ये नेक्स्ट है प्रवर्तमान नगर भूमि नीति, यानी कि जो जमीन है वो ऐसी नीति बनाई गई है कि जमीन इतनी महंगी है तो गरीब जो लोग हैं उनकी पहुंच से तो बहुत कहीं दूर है जमीन खरीदना, तो इसी वजह से ये लोग यहाँ पे बना लेते हैं। इसी प्रकार यह भी देखा गया है कि नगर में गरीब के पास रहने का कोई अन्य विकल्प ना होने के कारण वे जमीन पर अवैध कब्जा कर लेते हैं और वहाँ पे ही अपना आश्रय बना लेते हैं। नगर जो होते हैं, नगर में पुराने इलाकों में ये बस्तियां अभिशाप का रूप धारण कर लेती है, और यह भी देखा गया है कि कभी कभी ये बस्तियां नगर की सीमाओं के भौतिक विकास के साथ साथ विरासत के रूप में मिलती है, यानी कि बहुत पुराने समय से चली आ रही है। तो ये मलिन बस्ती हो गई। एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंसा क्या है, सामाजिक हिंसा क्या है, या फिर भारतीय समाज में हिंसा का सामाजिक आर्थिक जो कारण है वो बताइए, या ये पूछ सकते हैं नृजातीय हिंसा क्या है। तो हिंसा का मतलब आपको पता ही है, ऐसा व्यवहार जो कि क्या दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। और नृजातीय हिंसा एक तो हिंसा होती है जो कि किसी भी रूप में हो सकती है, सामाजिक आर्थिक रूप में किसी भी रूप में हो सकती है हिंसा, यानी कि दूसरों का बुरा करना। और एक होते हैं नृजातीय हिंसा, यानी कि दो जातियों के मध्य में हिंसा, यानी कि जो आतंकवाद का रूप होता है। अगर आप लोगों को आतंकवाद के बारे में कुछ आता हो तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं। वही नृजातीयता, जो नृजातीय हिंसा होती है वही होती है। अभी हम हिंसा का देखेंगे। हिंसा का इतिहास हमारे भारतीय समाज में काफी पुराना है। ऐतिहासिक दृष्टि से हिंसा को एक मानवीय घटना माना जाता है। दर्शन शास्त्र में हिंसा के लिए क्या कहा गया है? दर्शन शास्त्र में कहा गया है हिंसा शक्ति का अधिकार, जो शक्ति का अनाधिकार से अवैधानिक प्रयोग है। यह लोकतांत्रिक भावना के विकास का फल है। वास्तव में हिंसा वह घटना है जो आज़ादी व खुशी की विरोधी, यानी कि आज़ादी व खुशी को जो कहते हैं निगल ले, वो हिंसा होती है। हिंसा से अब हम हिंसा से कैसे बचे, तो ये सवाल भी कई बार ऐसे आता है कि हिंसा जब हो रही है तो कैसे बचे। लेकिन हिंसा जो है उससे मतलब हिंसा ज़्यादा मुख्य प्रश्न हो गया, उससे बचा कैसे जाए ये दूसरा प्रश्न हो जाता है। कैसे हम हिंसा का सामना करें, यह एक मुख्य प्रश्न है। वास्तव में हिंसा दूसरों की आज़ादी का अतिक्रमण करना है, क्योंकि किसी व्यक्ति या फिर समूह की ऐसी चीज़ जो होती है ना, वो हम अपनी इच्छा से किसी को ना देना चाहें। भाई हमारी चीज़ है, हम क्यों दें? तो क्या दूसरे लोग जो छीनने के लिए, या फिर हमें कोई चीज़ चाहिए लेकिन दूसरा नहीं दे रहा क्योंकि दूसरे की है, तो हम वो चीज़ लेने के लिए बल का प्रयोग करते हैं छीनने के लिए, तो वही हिंसा होती है। किसी व्यक्ति या समूह की ऐसी वस्तु जो कि वे इच्छा से देना नहीं चाहते, उसे पाने के लिए जो बल का प्रयोग करते हैं, तो बल का प्रयोग करना ही हिंसा होती है। इसका एक प्रमुख जो एग्जाम्पल है, जैसे वो रेप है। इसमें क्या है कि जो रेप है उसको वो हिंसा का पूर्ण रूप माना जाता है, क्योंकि ये क्या है, बलपूर्वक किया जाता है। विभिन्न लोगों ने हिंसा के विभिन्न अर्थ बताए हैं। मैकेंजी ने कहा है हिंसा के बारे में, हिंसा व्यक्तियों या संपत्ति को चोट पहुंचाने या हानि करवाने के लिए शारीरिक शक्ति का प्रयोग है। यानी क्या है, हिंसा क्या है, व्यक्ति व संपत्ति इनको चोट या फिर हानि पहुंचाने के लिए अपनी शारीरिक शक्ति है उसका प्रयोग है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले कार्य व आचरण शारीरिक क्षति पहुंचाने के लिए व्यवहार या कार्य व व्यक्तिगत आज़ादी में जबरन हस्तक्षेप, ये सारे के सारे मैकेंजी के अनुसार हिंसा कहलाते हैं।
हिंसा किसी दूसरी घटना को बताने के लिए भी प्रयुक्त की जा सकती है, यानी कि एक नृजातीय हिंसा होती है ना, वो तो हो गई जातियों के बीच, और एक जो हिंसा होती है वो इसके कई और भी रूप होते हैं। हिंसा कैसे, जैसे वाहन द्वारा हत्या कर दी जाए, जैसे सड़क दुर्घटना में, सड़कों पर हिंसा, प्रदर्शन, पुलिस द्वारा हिंसा, स्वयं पर हिंसा, जैसे कि आत्महत्या, मादक पदार्थों का सेवन करना, ये हिंसा के रूप हैं। हिंसा एक मनोविकारी व्यवहार है। हिंसा का 3 आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है। हिंसा कैसी, अशांति, जैसे दंगे, राजनीतिक हिंसा हो गई, षड्यंत्र जैसे छोटे पैमाने पर आतंकवाद, राजनीतिक हत्याएं, आंतरिक युद्ध जैसे सुसंगठित राजनीतिक हिंसा, ये हिंसा के 3 आधार हो गए। हिंसा के कारण क्या है, हिंसा क्यों की जाती है? हिंसा के प्रमुख कारण है कि कुंठा व क्रोध का सिद्धांत यह मानता है कि कुंठा जनित क्रोध के कारण हिंसा होती है। कुंठा मतलब हो गया ना, अंदर ही अंदर घुटता है आदमी, तो घुटन के बाद क्रोध आता है, तो उस वजह से हिंसा करता है व्यक्ति। सापेक्ष वंचन सिद्धांत के अनुसार जो वंचन जो होता है वो आदमी को कुछ भी कर गुजरने के लिए उकसाता है, यानी कि किसी चीज़ की कमी होती है, उसे कोई चीज़ छीन ली जाती है, उसके पास किसी चीज़ की कमी होती है, तो व्यक्ति उस चीज़ को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो ये भी एक हिंसा का कारण है। यह विश्वास किया जाता है कि क्रांतिकारी जो हिंसा होती है उस समय भड़कती है जब उपलब्धि के अभाव के कारण कुंठा अपने आप के उग्र रूप ले लेते हैं। इन्हीं अधिकतर जो आधी अधूरी आकांक्षाएं होती हैं, इनको सफल बनाने के लिए, फिर जो ये जो इच्छाएं होती हैं, इनको सफल बनाने के लिए जो हिंसा है उसको बढ़ाते हैं, और इनको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इनको बढ़ाने के लिए फिर लोग को हिंसा का सामना, जो हिंसा होती है उसका उपयोग करना पड़ता है। कुछ विद्वान व्यवस्था जन्य कुंठा के बारे में भी बात करते हैं। इस कुंठा से सारा समाज प्रभावित होता है, इस कुंठा को समूचा समाज अनुभव करता है, और इन्हीं के फलस्वरूप सामाजिक परिवर्तन भी होते हैं। कुछ विद्वान यह मानते हैं कि व्यवहारिक राजनीतिक संस्थाओं का अभाव भी हिंसा पर रोक लगाने की इजाजत नहीं देता, खासकर जब तब कोई की जैसे समाज ना परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हो, तो जैसे समाज परिवर्तन के दौर से गुजरेगा तो उस समय जो होता आंदोलन होंगे परिवर्तन के लिए, कोई भी जैसे प्रदर्शन होंगे, तो वो तो होंगे ही होंगे, तो इससे हिंसा भड़कती है। संक्रमणकालीन समाज में आधुनिक समाज से ज़्यादा हिंसा रहती है, क्योंकि जो संक्रमण कालीन जो समाज होते हैं उनमें क्रांति व बगावत होना एक आम बात है। हिंसा के ये सभी सिद्धांत राजनीतिक व्यवस्थाओं की अभिधारणा पर आधारित होते हैं। अभी नृजातीय हिंसा क्या होती है? नृजातीयता का अर्थ है ऐसे लोगों का समूह या संघ जो भाषा, धर्म, संस्कृति व इतिहास की दृष्टि से सामान्य लक्षणों वाला हो या अपने आप को एक मानता हो, वो तो हो गए नृजातीय। और ऐसे जो अलग अलग समूह होते हैं उनके बीच में जो हिंसा होगी उसे हम नृजातीय हिंसा कहेंगे। तो वेरी सिंपल, नृजातीय हिंसा के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति व विविध नृजातीय समस्याओं के कारण अनेक आंदोलन प्रारंभ कर दिए गए, जिन्होंने आगे जाकर नृजातीय हिंसा का रूप ले लिया। भारत में नृजातीय हिंसा अलग राज्य की मांग, स्वायत्तता आंदोलन, विद्रोह, भाषा, धर्म आदि के आधार पर प्रकट होती है। जैसे कि भाषा व धर्म के आधार पर, जैसे पंजाब है, पंजाब में सिख जो है उन्होंने क्या कहा था कि खालिस्तान बनाना था, अलग राज्य खालिस्तान बनाना था, अलग देश खालिस्तान बनाना था। जम्मू कश्मीर के लोग भी अपने आप को एक अलग से ही जम्मू कश्मीर देश बनाना चाहते हैं, उनको भी अलग से एक अपनी स्वतंत्र सरकार चाहिए होती है। तो ऐसे में इन लोगों ने जो मांग की थी उसके लिए जो तरीके अपनाते हैं ना, तो वो नृजातीय आंदोलन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे भाषा व धर्म के आधार पर पंजाब में सिखों के लिए अलग खालिस्तान की मांग, व जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह थे उन्होंने इन राज्य के लिए जो भी स्वतंत्रता दिलाने की मांग की, तो ये सारे के सारे नृजातीय हिंसा में है। इसमें पंजाब में क्या था, जो सिख थे उन्होंने मुस्लिम विरोधी रुख अपनाया था, और जम्मू कश्मीर के लोगों ने हिंदुओं के प्रति जो ऐसा विरोधी रुख था ना वो अपनाया था। तो ये जो रुख था इन्होंने क्या कहा था, बाद में उग्र रूप ले लिया था, झगड़े इतने बढ़ गए थे दंगों के रूप में, तो इन नृजातीय हिंसा का रूप है। इसी कारण एक समय पर इन दोनों राज्यों में नृजातीय हिंसा ने भयंकर रूप ले लिया था। असम में बोडो आंदोलन में नागालैंड के जो विद्रोही गुट हैं ये भी क्या है, इसी तरह के छुटपुट आंदोलन करते रहते हैं, लेकिन सरकार के इनसे जब तक बात करती रहती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या समय समय पर जो जनजाति, गैर जनजाति या फिर अलग अलग जनजातियां, तो उनके बीच ये झुटपुट के नृजातीय हिंसा की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। नृजातीय हिंसा को सबसे ज्यादा बढ़ावा सरकार द्वारा
उत्तर पूर्व की उपेक्षा व मानवाधिकारों के प्रति असावधान रहने से मिला। यानी कि उत्तर पूर्वी जो भारत है ना, तो वहां पे क्या उस साइड के जो मानवाधिकार के प्रति क्या इतना ध्यान नहीं दिया गया, उन लोगों की तरफ ध्यान कम दिया गया है, उनकी उपेक्षा सी की गई है। इस वजह से वो लोग क्या आंदोलन करने पे उतारू हो रहे हैं। तो इस वजह से नरजातीय हिंसा को बढ़ावा मिला है। इस प्रकार नरजातीय हिंसा दो जातियों के बीच एक हिंसक टकराव है। तो ये एक नरजातीयता का प्रश्न हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। और जो ESO 16 के 2-3 वीडियो और मैंने चैनल पे डाल रखे हैं, उसका मैं प्लेलिस्ट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आप लोग इसके ESO 16 के जो भी सारे वीडियो हैं मैंने एक जगह पे आप देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो आप लोगों के लिए शायद यूजफुल रहा हो। तो अगर वीडियो यूजफुल रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।